डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी यूपी पुलिस की तैयारी में काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं, उसी की कड़ी में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, उसको हम देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन, तो आप कहीं ना कहीं नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? आप मुझे कमेंट में बताते चलिएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी बाकी है अभी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप निम्न में से कौन सा है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शंस में से क्या बताना है, हाइड्रोजन का आइसोटोप। और ऑप्शंस आप देख सकते हैं, दिया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, उपरोक्त के सभी। यानी कि ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं या फिर कोई एक सही है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है। ये सारे ही प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ये क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? किसकी बात कर रहा है? फसल संयंत्र का कवक रोग। इनमें इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है आलू की पत्तियों का मुड़ना, कपास का विल्ट, चावल में तुषार, आलू में भूरी संडाग। फसल संयंत्र का कवक रोग है कपास का विल्ट। कपास का विल्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्या है, फसल संयंत्र का कवक रोग है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 3। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। किसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है परमाणु विखंडन से, उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में, इनमें से कोई नहीं। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका प्रयोग किया जाता है बिजली बनाने में। याद रखिएगा, बिजली बनाने में किया जाता है परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसकी। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? गैसों का फैलना, प्रसरण, ठीक है, उसका एक उदाहरण कौन सा है इन सभी ऑप्शंस में से? ऑप्शन दिए गए हैं खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक, उपरोक्त सभी। जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी यानी कि खाने में की सुगंध जो होती है, अगरबत्ती की सुगंध जो होती है, इत्र की सुगंध, ये सारे ही किसके हैं उदाहरण? गैसों के प्रसरण के उदाहरण हैं। ठीक है, खाने की सुगंध दूर दूर तक फैलती है, अगरबत्ती की जो सुगंध होती है आप दूर दूर तक फैलती है। वैसे ही इत्र जो सेंट होती है, आपके बगल से कोई गुजरा तो आपको महक जाएगा कि हाँ ये बंदा परफ्यूम का यूज किया है। ठीक है, इत्र यानी कि परफ्यूम, परफ्यूम का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये सारे क्या है, गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। ठीक है, प्रसरण करना मतलब फैलना। ऐसा नहीं है कि अगर बत्ती जलती है तो दूर दूर तक उसकी खुशबू नहीं महकती है। ऐसा आपने देखा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इत्र की जो परफ्यूम की महक होती है वो दूर दूर तक फैलती है। और खाने की जो सुगंध है, वाह कितना टेस्टी खाना बन रहा है। यानी कि जो गैसों के प्रसरण है, ये सारे ही ऑप्शंस उसमें सही हो जाएंगे। अगर आपके एग्जाम में कोई इनमें से कोई एक उदाहरण दे और सारे अन्य उदाहरण हो तो आप भूलिएगा नहीं, आपको वही आंसर लगाना है। याद रखिएगा, जो गैसों का प्रसरण यानी कि फैलाव। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किसमें अधिक ताप है? अधिक ताप की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन दिया गया है बर्फ, उबलते पानी में, भाप में, ऊपर के सभी। पूछा जा रहा है किसमें सबसे अधिक ताप है, अधिक ताप की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। भाप में क्या होती है, सबसे अधिक ताप होती है। कैसे? आप कभी खाना बना रहे होते हैं, बना रही होती हैं, तो देखे होंगे कि जब आप प्लेट को हटाते हैं हाथ से, कभी हाथ से हटाते हैं, तो आपकी तरफ अगर भाप आता है तो आपके हाथ जल जाते हैं। तो जो भाप का ताप होता है वो अधिक होता है। ठीक है, उबलते पानी की अपेक्षा भाप की जो ताप होती है वो अधिक होती है। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 6।
इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? किसकी बात की जा रही है? महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है इन सारे ऑप्शंस में से। ऑप्शन दिए गए हैं टाइफाइड, हैजा, पोलियो, खसरा। इसमें हमें क्या बताना है? महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी इनमें से कौन सी है? इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। हैजा है जो कि महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हैजा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? किसकी बात की जा रही है? नहीं की। और ये नहीं वाले क्वेश्चन को आई होप कि आप ध्यान से करेंगे, क्योंकि ये जितने सारे नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं जनरली मोस्टली बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। ऑप्शन दिया गया है कार्बन के एलोट्रोप, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, परमाणु जाली के रूप में, हनी काम्ब स्ट्रक्चर। इसमें से क्या बताना है हमें? ग्राफेन के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 8, रेजीन क्या है? किसकी बात की जा रही है? रेजीन की। पूछा जा रहा है रेजीन क्या है? ऑप्शन दिया गया है एक बहुलक, वायरस, मेलवेयर, सर्च इंजन। मेजीन क्या है उसकी बात हो रही है। तो जितने भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। मेलवेयर क्या है? रेजीन है। रेजीन एक मेलवेयर है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 9, ली-फाई के लिए गलत कथन कौन सा है? किसकी बात की जा रही है? ली-फाई की। इसके लिए क्या पूछा है? गलत कथन। गलत कथन की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में। और ऑप्शन दिया गया है यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है, यह एक वायर कनेक्शन है, यह बिडायरेक्शनल संचार पर आधारित है, रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग। इसमें से हमें बताना है कौन सा कथन ली-फाई के लिए गलत है। गलत ऑप्शंस को चूज करना है यहाँ पर। तो जितने भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यह एक वायर कनेक्शन है। ये कथन क्या है? गलत है ली-फाई के लिए। ली-फाई के लिए ये कथन गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, ली-फाई एक वायर कनेक्शन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में गलत कथन की बात की जा रही थी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 10, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? किसकी बात की जा रही है? सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? इसकी बात की जा रही है यहाँ पर। ऑप्शन दिया गया है गुणसूत्र 1, गुणसूत्र 2, गुणसूत्र 3, गुणसूत्र 4। इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि सबसे बड़ा अणु कौन सा है। इनमें से सबसे बड़ा अणु बताना है जो कि एक मानव तन का एक हिस्सा भी है। ठीक है, जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है। गुणसूत्र 1 है सबसे बड़ा अणु। ठीक है, सबसे बड़ा अणु है गुणसूत्र 1। यह क्या है? गुणसूत्र 1 है जो कि मानव तन का एक हिस्सा भी है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 11, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? किसकी बात की जा रही है? वह कौन से व्यक्ति हैं जो सबसे पहले प्रकाश की गति को मापे थे? ऑप्शन दिया गया है मार्क आर्मस्ट्रॉन्ग, ओलास रोमर, एडविन हबल, टाइको ब्राहे। पहली प्रकाश की गति को नापने वाले व्यक्ति थे ओलास रोमर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ओलास रोमर जी प्रकाश की गति को सबसे पहले मापे थे। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसे नोट कर लीजिएगा आप अपनी नोटबुक में। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। आगे क्वेश्चन नंबर 12, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गिरगिट जो है वो रंग क्यों बदलता है, इसकी बात की जा रही है। आपने लोगों को तो रंग बदलते देखा ही होगा, तो गिरगिट क्या चीज़ है ना? गिरगिट तो स्वाभाविक है, रंग बदलते हैं। आपने देखा भी होगा गिरगिट को, जो कि रंग बदल लेते हैं, कभी रेड जाएंगे कभी येलो ऐसे। पर इंसान भी कम नहीं है ना, इंसान रंग बदल सकते हैं तो गिरगिट तो बदल ही सकते हैं ना। तो आप बताएंगे कि गिरगिट का रंग बदलना क्या है, क्यों वो रंग बदल लेते हैं, कैसे बदलते हैं? ऑप्शन दिया गया है अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, ऊपर में से कोई भी नहीं। तो मैं बता दूं गिरगिट
रंग बदलते हैं क्योंकि गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, ठीक है। गर्मी प्रबंधन के लिए गिरगिट क्या करते हैं, रंग बदल देते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 13, के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। के इकाई की बात की जा रही है, इसको क्या नापने के लिए, मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रिक, ध्वनि, तापमान, ऊपर में से कोई नहीं। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। तापमान को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तापमान को नापने के लिए के इकाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। के इकाई याद रखिएगा, तापमान को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। किस विटामिन की बात की जा रही है, बी1 की। विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग का नाम बताना है हमें। ऑप्शन दिया गया है रिकेट्स, रतौंधी, रक्ताल्पता, बेरी-बेरी। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी-बेरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। बेरी-बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी1 की कमी से। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 15, राइनो वायरस किसकी वजह बनता है। राइनो वायरस किसकी वजह बनता है वो बताना है हमें। ऑप्शन दिया गया है आम जुकाम, सिर दर्द, कफ, घुटनों में दर्द। राइनो वायरस किसकी वजह से बन जाता है, तो याद रखिएगा राइनो वायरस बन जाता है आम जुकाम से। आम जुकाम से क्या बन सकता है, राइनो वायरस, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। किसकी बात की जा रही है, स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है मेसियर 16, मेसियर 5, NGC 3372, NGC 3293। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है। मेसियर 16 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मेसियर 16 को कहा जाता है स्टार क्वीन नेबुला, याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट में आप कहीं ना कहीं जरूर नोट करिएगा इसे। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 17, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कुल कितना ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है की बात की जा रही है। ऑप्शन दिया गया है 20.00%, 50.00, 75%, 35%। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20% कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कितना प्रतिशत, 20% याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन और रक्त में मस्तिष्क द्वारा क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात की जा रही है। ऑप्शन दिया गया है पटेला, स्टेपीज, टीबिया, ह्यूमरस। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। और ये स्टेपीज कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये कान में पाई जाती है, या फिर ऐसे भी ऑप्शन हो सकता है कान की हड्डी, नाक की हड्डी, ऐसे भी ऑप्शन हो सकता है। तो याद रखिएगा कान की हड्डी को लगाइएगा, क्योंकि ये जो स्टेपीज होता है ये कान की ही हड्डी है, ठीक है। और ये सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 19, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। ऐसे कौन से 2 ऊतक हैं जो खून में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, उनको हमें बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है नाखून और कार्निया, नाखून और कार्निया दिया गया है, त्वचा और मस्तिष्क, उंगलियां और नाक, पैर और भुजा। इसमें हमें क्या बताना है, ऐसे कौन से 2 ऊतक है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नहीं की बात की जा रही है, मैं बार बार कहती चल रही हूँ कि नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नाखून और कार्निया ऐसे 2 ऊतक है जो नाखून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते, ठीक है। याद रखिएगा इसे और इम्पोर्टेंट में नोट भी कर लीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेहतरीन होती रहेगी। आपका एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है और आपके पास टाइम नहीं है, तो सबसे कम टाइम में ज़्यादा तैयारी करवाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, तो मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए।
चलिए देख लेते हैं अब अपना अगला प्रश्न। आगे क्वेश्चन नंबर 20। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? आँख का ऐसा कौन सा भाग है जो आँख के रंग को निर्धारित करता है? ऑप्शन दिया गया है पुतली, आइरिस, कार्निया, आईलिड। आँख के रंग को निर्धारित करता है आइरिस। ये जो आँख में आइरिस पाई जाती है वो क्या करती है? आँख के रंग का निर्धारण करती है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और यदि आपने अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूछे जाने वाले अन्य विषयों के वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लें, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।